प्रिंसिपल के पास गए होंगे ना। हाँ, और मैं फोटो खींच के रखा हूँ, है ना। उसको चढ़ाए 2 दिन हो गया। तो स्टोर भी चालू किए थे क्या सर? सब किया था सर। अच्छा अच्छा, स्क्रीन में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, आप सामने आ गए। हाँ, ये स्टोव चालू करा है। ये गंजी है, इसमें 3 गिलास पानी डाला हूँ, 1 चम्मच चावल है, 1 चम्मच दाल है, ये हल्दी भी रखा है, नमक भी डाला हूँ। अभी तक ये बना नहीं है। इसको अलग अलग बर्तन में डाल देंगे। हाँ, अलग अलग बर्तन में रखा। मेरे को तो यही बोला ना कि एक गंजी के अंदर में 3 गिलास पानी डालना है, 1 कटोरी दाल डालना है, 1 कटोरी चावल डालना है, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा हल्दी डालो। तो मेरी तरफ से कोई गलती है क्या? हाँ, लेकिन मेरा अभी तक जो है ना वो नहीं बना है खिचड़ी। तो वैसे ही ना सर, रॉयल क्यू सब जगह चल रहा है। रॉयल क्यू बहुत लोग कर करके छोड़ चुके हैं, बोलते बेकार है। तो उनकी खिचड़ी इसीलिए नहीं बनी है, या पैसा रॉयल क्यू से इसलिए कमाए हैं, नहीं कमाए क्योंकि उनको सिर्फ थ्योरी पता है, मतलब सिर्फ सुना है, प्रैक्टिकल नहीं करा है। तो किसी भी चीज़ का ना जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करोगे तब तक आपकी खिचड़ी नहीं बन सकती। खिचड़ी बनाने के लिए आपको एक बार बना के देखना पड़ेगा, या आपको खुद नहीं आता है तो आप किसी अनुभवी से आपको पूछना पड़ेगा। तो रॉयल क्यू बहुत पैसा देता है, लेकिन बहुत में मार्केट में लोग हैं जो बोलते हैं कि रॉयल क्यू से पैसा नहीं आता है, क्योंकि वो इसी तरह की अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है जी। तो हम लोग का मतलब जैसे अभी 1 घंटा बैठे हैं, तो सबसे पहले तो सर आप जैसे क्रिप्टो करेंसी आप पहली बार सुन रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं, बिटकॉइन के बारे में क्या जानते हैं आप? वही कि बहुत जल्दी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत उतार चढ़ाव रहता है मार्केट में। और बिटकॉइन अच्छा, कोई बताएगा कि भाई सर जैसे आप बताएंगे रामचंद्र सर, है ना, ये 2009 में ही क्यों बना? इसका कोई खास रीजन नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता है सर, जीरो है क्रिप्टो करेंसी ऐसा जानते हैं, किसी ने बोला सब कुछ ये पता है कि बिटकॉइन नाम की एक चीज़ है जिसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और इसमें पैसा लगाने से पैसा इसमें बढ़ता है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता है ना। जब ऐसा ही था तो इसको तो 100 साल पहले बन जाना चाहिए था। सही है। ये 2009 में ही क्यों बना? तो कभी आपने इसका लॉजिक सोचा है कि 2009 में ही क्यों बना? नहीं टटोलने की कोशिश की है। हमने सिर्फ ये देखा कि लोग पैसा डाल रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो हम भी पैसा डाल देते हैं, पैसा बन जाएगा। बिटकॉइन का व्हाइट पेपर कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? व्हाइट पेपर का मतलब पता है क्या होता है कि बिटकॉइन जो है ना, मतलब जो भी जब उसको बनाया गया तो उसको लिखा गया कि ये किस काम के लिए यूज़ आएगा, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में ना एक 10-12 पन्ने का पूरा जिसने बिटकॉइन बनाया उसने उसका पूरा जो है चार्ट। सीएमई डेटा कितने लोग जानते हैं? सीएमई डेटा जो बिजनेस करते होंगे ना उनको सीएमई डेटा, मतलब जैसे अगर हम अब जैसे बैंक में मान लो मेरा वो चल रहा है, लोन चल रहा है, तो बैंक वाला अब क्या करेगा, मार्च एंडिंग हो गया ना, अब मेरा सीएमई डेटा मांगेगा। सीएमई डेटा मतलब अगले 5 साल के अंदर में मैं अपने व्यापार को किस तरह से बढ़ाने वाला हूँ और कैसे मेरा ग्रोथ होगा, उसका चार्ट बनाता है सीए लोग, है ना। तो वैसे ही बिटकॉइन को जब बनाया गया ना, तो उसका पहले वाइट पेपर बनाया गया कि ये किस तरह से मार्केट में आएगा, कैसे ये लोगों तक पहुंचेगा, इसका क्या यूज़ केस होगा। तो 2009 में बना क्यों, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे अभी सबको पता है, पुराने मीटिंग में जो आते हैं उनको मैंने 2-3 बार बोला हुआ है, तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, है ना। नए लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर मान लो आपका 10 लाख रुपया है रामचंद्र सर, और आप उसको बैंक में रखते हो और वो गलती से वो बैंक डूब गया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा मालूम है आपको? 1 लाख रुपया। अभी अमेंडमेंट हो गया है, 5 लाख रुपया मिल गया है ना। तो आपने जैसे मान लो आपका छोटा बेटा है, अभी 10वीं 12वीं पढ़ रहा है, और उसको 10 साल बाद आपको मेडिकल करवाना है, अभी 7वीं 8वीं में है, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर लेगा उसको मान लो मेडिकल में ले जाना है ना। तो उसके लिए आपने पैसा जमा करना शुरू किया, 20 लाख रुपए जमा करें कि उसके एडमिशन के टाइम में काम आएगा, और उसी समय बैंक अगर मान लो करप्ट हो गया तो आपको मिलना क्या है, कितना पैसा है? 5 लाख। तो आपने तो 20 लाख रुपया सोचा था और मिला आपको 5 लाख रुपया। किसकी गलती से? बैंक की गलती, सरकार की गलती से या बैंक की गलती से? तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो है ना 2008 में मतलब ऐसा होता है, कई बार सबने सुना है कि लक्ष्मी विलास बैंक करप्ट हो गया, है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक करप्ट हो गया, बहुत सारे बैंक करप्ट हुए, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे। हमारे यहाँ सरकार उसकी भरपाई कर दी तो पता नहीं चला,
लेकिन 2008 में सबसे बड़ा जो बैंकिंग क्राइसिस आया था ना, आप गूगल के अंदर में सर्च करके देखिएगा, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो बैंक करप्सी वाला जो कांड हुआ है वो 2008 में हुआ है, जिसमें लेमन ब्रदर करके एक सबसे बड़ा बैंक था, वो सब यूएस का सबसे बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर करके। उसके जैसे बहुत सारे बैंक, जैसे हमारे एसबीआई सबसे बड़ा है ना, और मान लो एसबीआई डूब जाए तो क्या होगा, कितने लोग बर्बाद होंगे, सब पैदल हो जाए, है ना। वैसे बहुत सारे लोगों का जिन्होंने पैसा रखा हुआ था, सबका पैसा क्या हुआ, डूब गया। उसका कारण आप जानेंगे तो आप यूट्यूब के अंदर सर्च करिए कि 2008 का रिसेशन या जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो क्यों आया था, ये आप गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा तो उसके पीछे का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो क्राइसिस हुआ 2008 में हुआ। तो देवांगन सर जैसे बंदे जिसने 20 लाख रुपए रखे थे अपने फ्यूचर के लिए, उसका पूरा पैसा जीरो हो गया और उसके हाथ में कुछ नहीं आया, है ना। तो उसका बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया, सरकार से उसका भरोसा उठ गया। और फिर उसने बोला कि अब मैं अपना खुद का पैसा बनाऊंगा, मुझे लेन देन करना होगा ना तो मैं खुद के पैसे से करूंगा। आपने खुद का पैसा कभी बनाया सर? नहीं बनाया। बनाया है, मैं बताता हूँ, पुराने लोगों को मालूम है। कितने लोगों ने खुद का पैसा बनाया जी? सबने बनाया है। ऑलमोस्ट। बताओ सर, हम लोग भी बनाते हैं। जैसे मान लो आपके दुकान में कोई किराना वाला होगा आपके घर के बाजू में, है ना। आप वहाँ 500 रुपये लेके गए, आपने वहाँ से 400 का सामान खरीदा, 100 रुपये उसके बाद चिल्लर नहीं था, तो बोला भैया बाद में ले जाना। आपको निकलना था इधर मैग्नेटो मॉल आना था कार्यक्रम में, आपने बोला कि मैं नहीं रहूँगा, घर में किसी को भेज दूँगा, मेरे को कुछ लिख के दे दो। उसने 100 रुपये कागज़ ऐसे फाड़ा, 100 रुपया देना है लिखा, नीचे साइन किया, दे दिया आपको, है ना। तो वो 100 रुपया पैसा है कि नहीं है? बन गया खुद का पैसा बन गया। वो 100 रुपया गारंटी दी है, 100 रुपया पैसा है। हाँ, सरकार मानती है इसको? बिल्कुल सरकार नहीं मानेगा, लेकिन आपको जिसने मानना दिया आप वो मानोगे। मानता है। दुनिया का कोई आदमी इसको मानता है? ये दोनों मानेंगे, जिसने दिया और जिसने जिसको लेना है। हाँ, तो पैसा क्या है? मान लिया एक तो विश्वास विनिमय है। पैसा दो लोगों के बीच का ट्रस्ट है ना। और वो 100 का जो साइन करा वाला कागज है, उससे आप जीवन भर लेन देन कर सकते हो उस दुकानदार के साथ। यस, बिल्कुल कर सकते। वही बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो 2009 में बना ना, इसका रीज़न वही था कि लोगों का जो आम पैसा था वो पैसा डूब गया। तब जो है किसी बंदे, जो सनकी बंदा जिसका पैसा डूबा था, उसने बिटकॉइन बनाया कि अब पैसा जो है ना हम किसी सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं देंगे, हमारी मेहनत का पैसा हमारे पास होना चाहिए। और जैसे वो कागज़ का जो साइन करा हुआ टुकड़ा था, उसमें उसको जलने का, खोने का, गुम हो जाने का डर रहता है ना। या दुकानदार मुकर जाएगा या आप मुकर जाओगे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ गया। तो इसलिए इसको सबसे सिक्योर सिस्टम आज की तारीख में क्या है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सबसे सिक्योर सिस्टम है लेन देन के लेके। तो उसको कहाँ उसको डाल दिया उसने? ब्लॉकचेन के ऊपर, ताकि किसी को सिक्योरिटी इशू ना रहे। तो बिटकॉइन पब्लिक मनी है। आप उसके पहले ही लाइन में देखिएगा, बिटकॉइन का जब वाइट पेपर पढ़ेंगे तो उसका वही है कि ये जो करेंसी चल रही है उसको रिप्लेस करना है और लोगों का खुद का करेंसी बनाना है करके। अब आया सर कि एक्चुअली बिटकॉइन क्यों बनाया गया, है ना। अब किसी राजा महाराजा का मान लो वो रहे, मतलब एक राजा था जिसका उसके नाम पे ऐसा छप्पा लगन वाला जो सोने का मोहर चल रहा है, उसको अचानक से बोलो कि आज से आपकी राजागिरी खत्म और हम आपके पैसे को नहीं लेंगे, कितना बुरा लगेगा उसको? लगेगा, काट देगा। बिल्कुल। हाँ, है ना। तो वैसी सरकार को बुरा लगता है कि बिटकॉइन है करके। यस, पूरी दुनिया की सरकार को बुरा लगता है कि हमारे पैसे के बराबर किसी ने पैसा बना दिया है, इसलिए वो क्या करती है, के प्रकार जो है ना आपको डराने की कोशिश करती है। कभी टैक्स के नाम पे, कभी जेल भेजेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। तो वो लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है कि लोग इससे दूर भाग जाए, क्योंकि लोगों को जिस दिन इस पर ट्रस्ट आ गया ना, फिर उसके बाद सरकार को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन को बनाया गया। लेकिन क्या होता है, जब कोई चीज़ नहीं बनती है ना, तो उसके पीछे पीछे उसके फर्जीवाड़े भी लोग आ जाते हैं। यस, तो एक्चुअली बनाने वाले ने, जैसे बिटकॉइन अगर मान लो किसी बंदे ने बनाया, तो उसको पहले ही दिन पूरा 2 करोड़ बिटकॉइन रख सकता था। तो उसको ऐसा क्यों किया कि धीरे धीरे लोगों तक जाए? पहले ही दिन अगर 2 करोड़ बिटकॉइन बन गया रहता तो किसी एक बंदे के पास वो पूरा बिटकॉइन हो सकता था। और आज जो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, वैसा वैल्यू उसकी नहीं होती। इसलिए उसको ऐसा बनाया गया कि ये धीरे धीरे आए और इसकी डिमांड धीरे धीरे
बढ़ती रहे। कोई एक ऑनर जो हम पुराना सिस्टम को जो चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ मालिक एक है, जैसे हमारे पास जो पैसा उसका मालिक हम नहीं है, हमको लगता है हमें, लेकिन रातों रात एक घोषणा होती कि आज से 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट हमारे, तो हम अपने पैसे के मालिक हैं क्या? नहीं है। तो अगर बिटकॉइन को पहले ही दिन पूरा बना दिया जाता तो ये लोग एक ही आदमी के पास रहता, फिर वही दुनिया में पूरा एक्सेप्टेंस नहीं होता इसका। तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया कि धीरे 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 करके आखिरी जो बिटकॉइन बनेगा वो बनेगा 2140 में, जब हम लोग नहीं रहेंगे, हमारे और 2140। हाँ, अभी से 2022 चल रहा है, 100 साल मान के चलिए, 120 साल लगेगा। आखिरी जब बिटकॉइन बनेगा ना तो 2140 में बनेगा। तो इसको इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि धीरे धीरे आए और इसका किसी का एकाधिकार ना हो। जो इस चीज़ को समझते हैं ना, आपने भी देखा होगा अक्सर सर डालते रहते हैं कि फलानी कंपनी ने इतने रुपए का बिटकॉइन खरीदा है, मिलियंस में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसकी टेक्नोलॉजी की पावर को जानते हैं। और हम 10-20 हज़ार के लिए सोच रहे हैं, हम लोग 10-20 हज़ार का बिटकॉइन लेने के लिए सोच रहे हैं, है ना। और ले भी रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं कि भैया आज 32 लाख का ले लेते हैं, कल 40 हो जाएगा तो बेच देंगे। तो खाली वो 40 में जाके रुकेगा ये? 2140 में क्या वैल्यू होगी इसकी? पता नहीं सर कितना होगा। वो बिटकॉइन का तो वैल्यू ही नहीं समझ, और उसका जो छोटा हिस्सा होता है ना, हाँ, वो लाखों में हो सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है। उस दिन जूम मीटिंग में उस दिन थे हम लोग, है ना। तो कैलाश सर है राजस्थान से, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जूम मीटिंग लेते रहते हैं। तो आपको शायद नहीं पता होगा, बाइनेंस के अंदर में जो है ना, आपके पास अगर मान लो 50,000 रुपये बाइनेंस के अंदर में है तो वो अमेजोन से लिंक है ना। तो आपको पैसा कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको मान लो मोबाइल लेना है, मन करा 10,000 रुपये का मोबाइल लेना है, तो आपको 10,000 रुपया वहाँ बाइनेंस से आपकी क्रिप्टो को बेच के आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से डायरेक्ट अमेजोन में लॉगिन होइए और वो आपके पास जो क्रिप्टो है उससे उसको पेमेंट करिए, मोबाइल आपके घर आ जाएगा। तो अब पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ी है? हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी बेच देते हैं अपने पास जो क्रिप्टो रहता है उसको, और उसको बेच के फिर हम लोग कि फलाना सामान खरीदना करके। सिर्फ जहाँ कैश की ज़रूरत है वहाँ अभी नहीं चल सकता। किसी को जैसे 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया कैश देना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं अभी क्रिप्टो से। लेकिन इसके अलावा अमेजॉन के जैसे हज़ारों प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ में आज टाई अप हो रखे हैं, और आपके पास जो भी क्रिप्टो आपके अकाउंट में है उससे आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सर्विसेज या आपको चाहिए, होटल बुक करने हैं आपको कर लीजिए, ट्रेवल बुक करना है कर लीजिए, जो भी सामान खरीदना है आप खरीद सकते हैं। ठीक है। तो बिटकॉइन ये है कि 2009 में इसीलिए बना क्योंकि 2008 की रिसेशन में जिसका नुकसान हुआ, अब वो अकेले बंदा था कि उस संस्था था नहीं मालूम, और उसने अपने आप को छुपा के रखा है ताकि अगर किसी को बता दे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी करके। ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्रिप्टो करेंसी। अब फिर जैसे बताया कि अब ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया उसको। तो 2014 में जो ना एक बंदा है, क्या नाम है सर इथेरियम के ऑनर का नाम? विटालिन बुटेलिक है ना जी, बुटेलिक है ना। तो उसने देखा यार 2009 में एक चीज़ बनी थी ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन नाम से, है ना। लेकिन अब उसको ये भरोसा नहीं था कि ये पैसे की तरह आगे जाके काम करेगा, लेकिन उसको समझ के आया कि इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। आप ब्लॉकचेन मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं सर आप? ब्लॉकचेन का यूज़ मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन भी एक बार थोड़ा सा 5 मिनट कर देते हैं, है ना। कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटा होता था ना, हम लोग उसको रखते थे कंप्यूटर आने के बाद में, जैसे कोई भी डेटा रखने तो हम लोग उसको रखते थे फ्लॉपी के ऊपर। एक फ्लॉपी भर जाता था, दूसरा लगाते थे, है ना। फिर उससे थोड़ा सा अपडेट हुए तो अपन कहाँ चल दिए? CD में। थोड़ा और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी तो अपन आगे DVD के ऊपर। फिर वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े तो पेन ड्राइव आया। अब आज की तारीख में अब हो गया है हार्ड डिस्क, है ना। तो इसी का एक लेवल जो अप है ना, वो है ब्लॉक। सिस्टम के ऊपर में एक ब्लॉक बनता है। तो मेरी डेटा जितनी रहती है वो मेरे ब्लॉक के ऊपर रहेगी, सर का डेटा है उनके ब्लॉक के ऊपर रहेगी, इनका डेटा है उनके ऊपर ब्लॉक की रहेगी, है ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग ब्लॉक है। लेकिन अगर मान लो हम एक कॉमन ब्लॉक पकड़ लेते हैं कि किसी ने एक ब्लॉक बना दिया एजुकेशन को लेके, जहाँ मैं अपना सर्टिफिकेट रख सकता हूँ, पूरे एजुकेशन के जितने सर्टिफिकेट हम अगर एक जगह एक ब्लॉकचेन के ऊपर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अपना रखिए, और जब सारे ब्लॉक एक सर्वर के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो जो ब्लॉक का चेन है ना उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन।
अब वो सिक्योरिटी इसलिए है कि उसमें जो भी लेन देन होता है, मतलब अगर मान लो मेरा डाटा अगर किसी को भेजना है तो उसके लिए कम से कम जैसे बिटकॉइन को भेजते तो 10 गवाही चाहिए ना, तो वहाँ फर्जी वाला होने का डर नहीं है। वैसे ही जब सरकार जिस दिन एजुकेशन सर्टिफिकेट को ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करेगी तो उस दिन जो है फर्जी डिग्री जो बनती है वो बंद हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन स्टोरेज का एक एडवांस सिस्टम है और धीरे धीरे लोग इसको कंपनियां इसको समझ रही है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो इथेरियम ने क्या किया कि उसकी टेक्नोलॉजी उसको बड़ी अच्छी लगी कि ये तो बहुत सिक्योर है, यहाँ किसी भी डेटा को हैक करना या इसको चुराना या इसका डुप्लीकेशन करना नामुमकिन है। तो उसने उस चीज़ को यूज़ करा और उसने क्या बनाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम उसने डेवलप करा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो है सर कि जैसे मान लो दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है ना, RRR है ना, राजा मौली ने पिक्चर बनाई 600 करोड़ की है ना, उसने ना तो NTR जूनियर NTR को कुछ पैसा दिया ना तो रामचरण को कुछ पैसा दिया, बोला भैया जो कमाएंगे ना, लगा तो दिए 600 करोड़, जो कमाई होगी उससे परसेंटेज आप ले लेना। तो राजा मौली ने कितना खर्चा किया सर, 600 करोड़ रुपया है ना। अब उसने बोला रामचरण की 10% जो प्रॉफिट होगा आपका है, 10% जूनियर NTR को बोला है और बाकी 80% जो है वो उसका। इससे ऐसे उसने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया कि आगे 600 करोड़ का तो आपने खर्चा कर दिया। इसी का सर नहीं सर वाली माइक की होगी वही वाला माइक ठीक है जी। तो अब वो 600 करोड़ की पिक्चर बनाई राजा मौली ने, बोला 10% NTR को आप लेना और 10% रामचरण को बोला आप लेना। ठीक है, पिक्चर चल गई, कोई बात नहीं। अगर पिक्चर फ्लॉप होता, अब 600 करोड़ की पिक्चर थी, मात्र सिर्फ 700 करोड़ ही कमाती या सिर्फ 500 करोड़ कमाता, तो राजा मौली क्या बोलता उसको कि भाई पैसा मान लो जैसे कि एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा करके, ठीक है जी। तो पिक्चर ने कमाई कितनी करी, 500 करोड़ और लागत कितनी है उसकी, 600 करोड़ की है ना। तो NTR बोलेगा मेहनत तो मैंने भी किया 2 साल, रामचंद्र बोलेगा 2 साल मैंने भी मेहनत करा, जो भी बना उसमें से कुछ दे दो। राजा मौली मुकर गया कि अरे यार मेरा लागत ही 600 करोड़ है, मैं क्या दूंगा आपको, है ना। तो उनके बीच में झगड़ा हो सकता है ना, वो लोग कोर्ट कचहरी कर सकते हैं कि भाई हमने मेहनत करा लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर उसको जो पैसा बटना है उसको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डाल दिया जाए कि एक टिकट जो बिकेगा 100 रुपये का है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बिकेगा और वो 100 रुपये का जो टिकट बिकेगा उसमें से 80 रुपये राजा मौली को जाएगा, 10 रुपये NTR को जाएगा और 10 रुपये रामचरण को जाएगा। तो पिक्चर भले 100 करोड़ का पैसा करे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। तो यहाँ कोई किसी को चीट करा क्या, नहीं करा किसी को, मतलब। तो ये इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लोग जो है ना अपने स्तर पे करने लगे हैं जहाँ चीटिंग की गुंजाइश ना हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार आप उसमें सिस्टम बैठा देते हो कि ये इतना आएगा, उसमें से इतना इनको बटेगा। सॉरी हम ही अलग कर रहे हैं। आपकी का मोबाइल था क्या? हाँ वो ब्लूटूथ था वही बज रहा था है ना। नहीं ये भी नहीं है, यहाँ से बंद कीजिए ना सर, ये माइक चालू है। माइक चालू है ना सर, दोनों चालू है, दोनों माइक चालू है, माइक चालू है, बंद है, ये भी बंद है। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मतलब आप समझो वो हालर मिल है ना, और चावल जो कूटते हैं ना वो वाला हालर मिल है। एक तरफ आप धान डाल दो तो उसके बाद रहता है कि इधर से कनकी निकलेगा, इधर से भूसा निकलेगा, इधर से चावल निकलेगा है ना। तो देसी भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब हालर मिल है ना, आप इधर से डालो और ये निकलेगा, तो वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। तो इथेरियम की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया अपने ब्लॉकचेन के ऊपर और लोगों को देना शुरू करा। बहुत इसके यूज केस बढ़े
तो धीरे धीरे जो उसने बोला था कि मैं ये ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, आज आप मुझे अगर सहयोग सपोर्ट करते हो तो बदले में मैं आपको इथेरियम देता हूँ इतना। जैसे कंपनी से जो कोई नया स्टार्टअप कंपनी आता है शेयर मार्केट में, तो वो अपना वो रखता है कि भैया आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी स्टॉक ले लो, जब मैं बड़ी कंपनी बन जाऊँगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो वैसे ही इथेरियम जो है डेवलप होना शुरू हुआ और $1 का इथेरियम आज 5500 होके आ गया है वापस। 5500 होके आ गया। करंट में $3500 के आसपास चल रहा है। तो जिसने खरीदा उसने वो करा, है ना। तो ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो देखते हैं उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज बहुत लगता है। तो दूसरा बंदा क्या किया, उसने जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता था उसको कम करके एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, सेम उसी के जैसा, ट्रोन TRC20, है ना। तो उसकी डिमांड बढ़ गई, है ना। वो भी सर्विसेज दे रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन सस्ते दामों में दे रहा है। तो इथेरियम पॉपुलर हुआ, सबसे पहले बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, उसके बाद इथेरियम पॉपुलर हो गया, अब ट्रोन पॉपुलर हो गया, है ना। इसी तरह से जो है ना, अब एक जो कॉइन है जैसे पोल्काडॉट, तो उसने क्या करा हुआ कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं सर वहाँ से बंद करिए उसको। TRC से ना TRC ही बेचते हैं, उसमें दूसरा नहीं बेच सकते। फिर इसको कर दिया कि नहीं यार, किसी आदमी का मान लो SBI से SBI पैसा क्यों जाएगा, SBI से PNB में भी जाना चाहिए, SBI से BOB में भी जाना चाहिए, है ना। तो उसने क्या करा, ऐसा UPI सिस्टम क्रिएट कर दिया कि आपका बैंक किसी भी खाते में हो, आप किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हो। तो ये काम किसने करा, पोल्काडॉट वाले ने। तो इसलिए डॉट की कीमत जो 0 थी, मतलब $0.5 के आसपास शुरू हुआ था, आज मतलब $50-55 से वापस लौटा है, अब $20 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी वाला जो सेक्टर है ना, खाली ऐसा नहीं है कि आज आप इसमें पैसा डालो वो पैसा बढ़ जाएगा, ये पूरा यूज केस है। इंश्योरेंस अगर कल को ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया तो इंश्योरेंस कंपनियां किसी कस्टमर को चीट कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो मजबूरी में इंश्योरेंस कंपनियों को ब्लॉकचेन सर्विस के थ्रू इंश्योरेंस करना पड़ेगा, तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। अभी तो क्या, ये पेपर कम, वो पेपर कम, डॉक्टर का स्लिप कम, ये कम, तो आधा क्लेम देते हैं, आधा नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बन रही है ना ब्लॉकचेन के ऊपर में, ये सर्विसेज है। और जैसे जैसे लोग जान रहे हैं कि सर्विसेज का फ़ायदा है करके, वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोग खाली इसमें आते हैं निवेश के लिए, लेकिन जब इसके अंदर के सिस्टम को समझते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऐसे जैसे आज आप लोग हैं, है ना, अब बहुत सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होगी कि बिटकॉइन क्या है, तो नेक्स्ट टाइम किसी को बताने में आपको आसानी होगा, समझाना आसान होगा, है ना। तो अच्छा, फर्जी कोइन का भी थोड़ा बताइएगा ना। हाँ जी, तो मैं वही बता रहा था। आ जाता है कि मेरा कोई खरीद तो पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सर क्रिप्टो करेंसी, किसी को मालूम है क्या? साहब सवाल ही मत पूछिए, खाली बताते जाइए, किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता मेरे को 4-5 टाइप मालूम है ना, तो मैं 4-5 टाइप बताता हूँ, जितना है उतना है ना। बताइए। एक होता है कॉइन, जी एक होता है कॉइन, है ना। कॉइन क्या होता है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है ना, उसका कॉइन होता है। इथेरियम ब्लॉकचेन है, तो इथेरियम वाले ने अपना खुद का कॉइन बनाया हुआ। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो उसको बोलते हैं कॉइन, है ना। तो एक हो गया कॉइन। दूसरा होता है टोकन, इसको भी क्रिप्टो करेंसी ही बोलते हैं, है ना। आजकल अभी बड़ा वो एक क्या यही असली क्रिप्टो हो गया। यही आजकल है ना। तो जो लोग क्या करते हैं कि खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है, दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर में अपना उसको किराया से लेते हैं, ब्लॉकचेन वाले को, कि भैया आप अपना ब्लॉकचेन हमको किराए में दे दो, या उसकी सर्विसेज ले लेते हैं और उसमें अपना खुद का कॉइन वो क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंचाइजी, है ना। एक होता है ऑनर, ऑनर यानी कॉइन, और फ्रेंचाइजी यानी टोकन, है ना। जिस दिन अगर उसने सपोर्ट नहीं करा ना फ्रेंचाइजी मालिक ने, तो उसकी औकात 0 है। तो किसी भी टोकन में निवेश करने से पहले आप जान लीजिए कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कभी भी उसका भट्टा बैठ जाएगा। तो टोकन के ऊपर मत जाइएगा, आप मालिक के साथ में निवेश करिए, जिनका खुद का ब्लॉकचेन है उसमें आप पैसा डालिए, टोकन के ऊपर मत जाइए। ठीक है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के पास 3-3.5 लाख रुपया है तो वो अपने खुद का टोकन वो बना सकता है,
बहुत सारे जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप को, इथेरियम खुद अपने आप को सेल करता है कि भाई मेरी ब्लॉकचेन सर्विस है, आप यूज़ करो करके। तो आप इथेरियम वाले को पैसा दो, उसकी ब्लॉकचेन की सर्विस आपको मिल जाएगी, आप इसके ऊपर में अपना खुद का टोकन आप बना सकते हैं। फिर लोगों को आप गुमराह कैसे करते हैं? बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ है ना। क्रिप्टो करेंसी की पावर ये है कि 2009 में 6 रुपये का बिटकॉइन आज 35 लाख हो गया है। तो ऐसे ही मैंने भी बनाया एस टोकन, सुशील साहू का एसएस टोकन, है ना। और ये भी उसी की तरह जाएगा, है ना। मैं फलाना चीज़ करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ज़मीन से लेके आसमान तक एक कर दूँगा। और हम लोग बिटकॉइन को पछाड़ के मतलब वैसे आपको बताता हूँ, एक दिन शेयर हो जाएगा ये, आगे निकल जाऊँगा। तो मैं बता किसको रहा हूँ? बिटकॉइन को। और बेचा किसको मैंने? अपने कॉइन को। मान लो मैंने 3 लाख रुपए लगा, अगर मैंने 1 करोड़ टोकन क्रिएट करे, 3 लाख रुपए लगा के उसकी ब्लॉकचेन की इथेरियम की ब्लॉकचेन की सर्विस लेके, और 1 करोड़ टोकन को मैंने आपको दे दिया, भैया 1 रुपया में ले लो, कल इसका भाव 10 रुपया जाएगा। तो मैंने कितने टोकन बेचे? मेरे को कितना पैसा प्रॉफिट हुआ? 3.5 लाख रुपया खर्चा मार्केटिंग में, और मान लेते हैं 10-12 लाख रुपया और खर्चा, है ना। टोटल मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। और वो 1 करोड़ टोकन सबको बेच के कितना मुझे मिला? 90 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, है ना। और आप पकड़ के बैठे हो एसएस टोकन को, है ना, कि कभी इसकी डिमांड आएगी तो कभी ये बढ़ेगा। मैं तो 90 लाख रुपए लेके चुपचाप गायब हो गया। अब सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर में है, मैंने बेचा भी ब्लॉकचेन के थ्रू। आप उसका प्राइस जो है जैसे 1 रुपया बोला था, कल को वो 1 पैसा हो गया, क्लेम करोगे क्या आप? है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या है, टोकन क्रिएट करके फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इनसे भी आप सावधान रहिए कि बहुत आसान है। 5-10 लाख रुपए में टोकन क्रिएट होता है, 10-20 लाख रुपए मार्केटिंग में खर्चा करते हैं। आपको अपना कॉइन जो है वो बेच के वो फिर 2 साल बाद कंपनी सर ये जो पीएलसी कॉइन वगैरह यही है ना? सेम है ना। ठीक है, एक होता है टोकन, फिर आता है तीसरा जो होता है ना, स्टेबल कॉइन बोलते हैं। स्टेबल कॉइन, है ना। एक्चुअली क्या है, जैसे बिटकॉइन जो था ना, अब भाई फ्यूचर का पैसा तो है, लेकिन आज की तारीख में पैसा क्या है? डॉलर या रुपया ही है। तो मान लो उसको लेन देन करेंगे तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे उसको? तो हमको आज की करंट वैल्यू को तो मानना पड़ेगा, है ना। तो रुपये से सीधा बिटकॉइन नहीं खरीदा जाता। अब तो इसने क्या, एक बंदे ने सोचा कि लोग बिटकॉइन के अंदर चिल्लर में भी बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, 100, 200, 500 का। तो उसने क्या किया, ब्लॉकचेन के ऊपर में एक स्टेबल कॉइन बना दिया कि ये इसका प्राइस जो है ना स्थिर रहेगा। डॉलर यूएसडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मार्केट में जो डॉलर है उसके बराबर ही वो रहेगा। तो उसके पीछे उसने क्या करा कि पहले सरकार से परमिशन, डॉलर वाले ने जैसे बताते हैं कि उसने पहले सरकार से परमिशन ली कि मैं $1 के बराबर 1 यूएसडीटी ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहा हूँ, 1 लाख यूएसडीटी में बना रहा हूँ। तो उसने $1 लाख गवर्नमेंट के पास पहले जमा किया, रिजर्व किया, फिर उसके बदले में उसने उतना डॉलर बनाया हुआ है। तो बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी है ना, जैसे यूएसडी, बीयूएसडी, यूएसडीटी, ऐसे जो है 8-10 स्टेबल कॉइन है जो बैक्ड है बाई, मतलब उन्होंने सरकार के पास में उतना पैसा, अपना जो नॉर्मल पैसा वो जमा करा हुआ है, और फिर वहाँ से उतने के बराबर डॉलर बनाया है, उससे लेन देन के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया कॉइन, दूसरा हो गया टोकन, तीसरा हो गया स्टेबल कॉइन, चौथा आता है सर एसेट बेस्ड कॉइन। इसको आप आम भाषा में इसको शेयर समझ सकते हो आप। जैसे बीएनबी है ना, बीएनबी क्या है, एक्सचेंज है ना। तो बीएनबी वाले ने क्या बोला है कि भाई अगर मान लो मेरी कंपनी है, इस पे आप अपना शेयर दे दो, मतलब शेयर की तरह आईसीओ आईपीओ जैसे होता है ना, तो वैसे ही जो है, मान लीजिए किसी रियल एस्टेट कंपनी को अपना वो करना है, अपना जो लेन देन करना है रियल एस्टेट वाले को, तो वो क्या बोलेगा कि पैसे नहीं यूज़ करेंगे, अपन एक काम करते हैं कि हम अपने कंपनी के नाम से वो कॉइन बना देते हैं, है ना, वो बैक रहेगा रुपये से, और इसको लेन देन के लिए, चूँकि लेन देन करना ईजी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां जो है, जो अपना ट्रांजैक्शन करना चाह रही है, और उन्होंने उतना पैसा रिजर्व रखा हुआ है, और अपना संस्थाओं का जो कॉइन बना है ना, संस्था जो अपना कॉइन बना रही लेन देन करने के लिए, आगे अभी तो बहुत कम है, हमारे इंडिया में नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये कल्चर शुरू हो गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लेन देन को करने के लिए
अब इसको एक तरह से वो बिग बाजार का जो 1000 का कूपन आता है ना कि आप सामान लेने जाओ तो वो जो कूपन चल जाएगा इस टाइप का करके। जैसे जियो वाले को मान लो अगर उसने अपना कॉइन ला लिया है ना कि भाई जितने लोग मेरे जियो के अंदर हैं तो अगर पैसा नहीं है तो जियो कॉइन से वो रिचार्ज कर सकते हैं, जियो कॉइन से वो सर्विसेज ले सकते हैं, तो जियो उसका एसेट बैक कॉइन हो जाएगा। तो ये चौथा इसका टाइप है, इसको बोलते हैं एसेट बैक कॉइन। एसेट बेस कोई हाँ, एसेट सिक्योरिटी टोकन बोलते हैं इसको एक तरह से, है ना, सिक्योरिटी कॉइन बोलते हैं या यूटिलिटी कॉइन बोलते हैं। यूटिलिटी टोकन, यूटिलिटी कॉइन, है ना, या एसेट बैक कॉइन, ऐसे 3-4 इसके नाम है। तो ये मेजर जो है ना, ये 4 टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। एक है आपका कॉइन जो ब्लॉकचेन के जिसका खुद का हो, दूसरा है टोकन उधारी के ब्लॉकचेन पे बना वाला, तीसरा है आपका स्टेबल कॉइन जो पैसे या हाँ बैक्ड है ना, उतना रिजर्व करा हुआ है, और चौथा जो है यूटिलिटी टोकन जो इंस्टीट्यूट अपना खुद का टोकन ला रही है इंटरनल लेन देन के लिए। तो ये 4 टाइप के टोकन है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की है ये टोकन सिस्टम जिसपे लोग खुद का क्रिएट करके कर रहे हैं, तो इनसे आप बच के रहिए, ठीक है। तो ये 4 टाइप के टोकन है। सर मेरा क्वेश्चन था इसके बाद। हाँ जी सर। तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये फेक वाला क्रिप्टो है और रियल वाला, कैसे पता चलेगा? आप पहले उसका देख लीजिए कि किसका ब्लॉकचेन यूज़ करता है। उसका खुद का ब्लॉकचेन है तो आप समझिए कॉइन है, अगर वो दूसरे ब्लॉकचेन पे बना तो समझिए टोकन है। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी, कोई अगर आपको ये बोले कि आपको यही कॉइन में पैसा लगाना है तो फिर मान लो एकदम सिंपल तरीका है, तुरंत समझ में आ जाएगा। मुद्रा घर का छापा और रुपया है इसका। मुद्रा कॉइन भारत सरकार जो लाने वाली है ना, भारत सरकार जो लाने वाला है वो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन है ना, उसको क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो स्टेबल कॉइन है स्टेबल कि कॉइन 1 रुपये के बराबर 1 रुपये 1 रुपया रहेगा डिजिटल फॉर्म में। अब लोग उसके थ्रू लेन देन करेंगे। ब्लॉकचेन से कर हाँ, लेकिन वो जैसे अभी पैसा ऑनलाइन चल रहा है या फिजिकल चल रहा है तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलेगा, तो वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो स्टेबल कॉइन है भारत सरकार जो लाएगी, ठीक है जी। तो 4 कॉइन हो गए। अब जो है कुछ जैसे हम लोगों ने यहाँ एक चीज़ प्रमोट करा रॉयल क्यूब, है ना, इसके जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं, लोग उस पर भी फंस जाते हैं, है ना, ठीक है। तो एक तो अभी मार्केट में चल रहा है ROI प्लान, ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनियां क्या कर रही है कि भाई जैसे हाइपर फंड हुआ तो है ना, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं वो बोल रही है कि आप हमको पैसा दीजिए और हम उस पैसे को ग्रो करके डेली आपको कुछ ना कुछ देंगे। और कितना रिटर्न दे रहा है सर, जैसे एक आध कंपनी का नाम बताइए। 0.5% 1% लोग दे रहे हैं सर। महीना कितना दे रहे हैं? तो वही 30% के आसपास हो जाता है। डबल 30%। 1 महीने में डबल 30% के 20%, है ना। हाँ, तो आप मेरे को बताइए जनरल दुनिया में क्या 20% का रेवेन्यू लगातार हर महीने पॉसिबल है? कोई बिजनेस में पॉसिबल नहीं। तो कहीं न कहीं झोल है, आपका पैसा आपको है ना, बांटेगा। कि पैसा रोटेट हो रहा है। और सबसे बड़ा जो डर ये है कि आपने पैसा उसको दे दिया, है ना, तो अपन तो किसको दिए, कंपनी को दिए। हम तो बोलते चाचा के बेटे को, मतलब अपने भाई को पैसा दे दिए ना, अब उसको बोले 1 महीने बाद मेरे को वापस कर करके, बोलते हैं यार 6 महीने के लिए मांगा हूँ भाई, तो 2 महीने में तंग कर रहा है यार। अब पूरा 6 महीना बीत गया तो फिर क्या बोलेगा, 1-2 महीना और रुक जा, है ना। तो वो पैसा भी मेरा नहीं है जब तक वो मुझे वापस नहीं करेगा। तो जब भाई को दिया पैसा आपका नहीं हो सकता है, तो किसी कंपनी को देके क्या उम्मीद करते हो कि पैसा आपको मिल जाएगा, दे ही देगा, है ना। तो यहाँ हो सकता है कि आपको आज पैसा डालो। बीच में एक सरदार जी वाला किस्सा मतलब मैंने सुना है कि रायपुर शहर के अंदर में एक सरदार जी आए थे, है ना। वो क्या करते थे कि आज आप पैसा दो, एक दिन छोड़ के अगले दिन डबल दे देता था। एक दिन छोड़ के आज 1 रुपया दे, 15-20 साल पहले, ठीक बोल है ना। यहाँ रायपुर में हुआ है कि आज 1 रुपया दो और एक दिन छोड़ के पैसा तीसरे दिन वो डबल दे देता था। तो शुरू में कुछ लोगों ने कम पैसे से शुरू किया, 100 रुपया दिया और 2 दिन बाद 200 दे दिया, फिर उसने 100 रुपये में फिर 200 दे दिया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो बस 1-1.5 महीना जो है ना बिल्कुल लोगों को पैसा देता रहा, मतलब पैसा आता था पैसा दे देता था। एक दिन बड़ा पैसा आया, उसके बाद आज तक वो सरदार जी का पता नहीं है। नहीं पता है, आज तक नहीं पता है कि वो मतलब उस जमाने में करीब शायद 2 या 4 करोड़ रुपया लेके गया, बताते हैं। मतलब MLM में आया हूँ मैं तो लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ है करके।
मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की बात होगी ये। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय वो इंटरनेट वगैरह कोई जमाना था नहीं। हाँ। और इन सब चीजों पे लोग जल्दी बिलीव कर लेते थे। हाँ, तो हर आदमी को क्या लगता है ना, लालच जो है मतलब वो भिलाई में भी आया था ना, हाँ। सामान वो सब जगह है, सब पूरे इंडिया में। मैं गुजरात में रहता हूँ, वहाँ पे भी ऐसा सब चल रहा है। लेकिन लालच बुरी बला है, ऐसा बोलते हैं ना। ये किसने बोला है लालच बुरी बला है? जिसने भी बोला होगा बहुत बड़ा पागल होगा। नहीं मतलब बोला होगा इसने, तो वो मतलब कोट है ना, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारे पुरखों ने बोला है, पूर्वजों ने बोला है, तो बिना अनुभव के तो नहीं बोला होगा, है ना। सच बात है। लालच, ज़्यादा लालच बुरी बला नहीं है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। तो ऐसी कंपनियां हैं जिसपे आप पैसा डालोगे और वो आपको रोज का 1%, आधा %, 2% कमिटमेंट करती है। लेकिन मैं व्यापारी आदमी जानता हूँ, दुनिया का कोई भी काम महीने का 30-40% आपको प्रॉफिट नहीं देता है। ठीक है, तो इनसे आप सावधान रहिए। एक और चलते हैं ROI वाले, ठीक है, तो उसमें मत फंसिएगा। दूसरा चलते हैं ROE। इसका कोई मालिक नहीं होता, ये कंपनी ऑटोमेटिक। आपने में सुना है कि इसका कोई मालिक नहीं है, ये तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी का है ना, क्रिप्टो करेंसी का जो है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। मालिक लोग होते हैं तो वो भाग जाते हैं डर के मारे, या चोरी करके भाग जाते हैं, सब जैसे बोले फोर्सेज, है ना। तो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो जो ऑटोमेटिक है, वो क्या चीज़ है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहले धान मतलब हालर मिल में धान डालना पड़ेगा, तब जाके उससे चावल और कनकी निकलेगा। और जिस दिन धान नहीं डालोगे तो वो कितना भी घूमता रहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिलेगा क्या? उससे हवा निकलेगी, उससे सिर्फ हवा निकलेगा। तो वैसे प्लान, उसमें सही बात है मालिक कोई नहीं होता है, लेकिन उसमें इनपुट होना जरूरी है। वो 10 साल बंद रहेगा ना, 11वें साल किसी बंदे ने गलती से फिर डाल दिया, है ना, तो फिर निकलेगा उससे चावल और कनकी और भूसा, लेकिन लगातार नहीं निकलेगा, है ना। उसमें कोई मालिक नहीं हो तो चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन जब तक उसमें डलेगा नहीं तब तक किसी को मिलता नहीं है। तो ये जो ऑटोमेटिक प्लान बोलेगा ना, तो उसको पूछना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बोलना तो बोले हाँ है। कैसे बढ़ता है पैसा? तो ऐसे आता है, तो ऐसा बना हुआ ऐसा बढ़ता है। अच्छा, जिस दिन पैसा नहीं आएगा उस दिन क्या होगा? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक प्लान सही है, मालिक कोई नहीं होता है, लेकिन इसमें इनपुट होना जरूरी है। जिस दिन इनपुट बंद हो गया उस दिन आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, तो इससे भी सावधान रहिएगा। तीसरा कॉइन वाले, जो आज जो है 1 रुपये का है, आगे जाके ये बिटकॉइन को पछाड़ के आगे निकल जाएंगे। कॉर्बिट कॉइन है ना, बिटकॉइन को पछाड़ के लोग आगे निकल जाएंगे। तो कितने लोग आए, वन कॉइन सबसे बड़ा एग्जांपल था, है ना। हाँ, वन कॉइन वाले ने क्या बोला कि यार ये तो बिटकॉइन को बोला गंवारों का है, इसका तो कोई मालिक नहीं है, पता नहीं किसने क्या बनाया है। हम लोग जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसकी जो मालकिन थी डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा, डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा, वो बोली मैंने यहाँ से PhD करा है, और जितने लूज पोल बिटकॉइन के अंदर है वो सब कुछ दरकिनार करके हम लोग मालिक है, कुछ होगा तो आप हमारे पास आ सकते हो करके। तो उसने ऐसे ही आप कॉइन बेचे और आप कितना पैसा लेके आज भी गायब है। सर ने बिटकॉइन को बेच के वन कॉइन लिया था। मैं भी तो एग्जाम्पल सामने बैठा, 2 बिटकॉइन देखे। तो एक कॉइन वाले फर्जी वाले चल रहे, एक ROI हो गया, एक ऑटोमेटिक हो गया, एक कॉइन वाले हो गए, है ना। और किसी को याद है कि किस तरह का प्लान लोग आपको बेच रहे हैं? अभी यूटिलिटी के ऊपर अभी क्या आ गया है, पैसा दो, प्रोडक्ट लो, कॉइन भी लो। हाँ, ठीक है। तो मतलब जब आपके पास, आपको अगर जब तक इस सेक्टर का पूरा नॉलेज नहीं है ना, है ना, जब तक मैं शुरू में ही मैंने देखा कि खिचड़ी आप तभी बना सकते हो जब आपको एक्चुअल प्रोसेस पता है कि सिर्फ 3 गिलास पानी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल और हल्दी नमक डालने से, गैस के ऊपर चढ़ाने से खिचड़ी नहीं बनती है। उसको डालना पड़ता है और वॉच करना पड़ता है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अनुभव या जानकारी जरूरी है। तो वैसी क्रिप्टो करेंसी में है, अगर कहीं भी आप मान लो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो आप अपने आसपास कोई भी जानकार आदमी हो उससे ज़रूर पूछ लीजिए। अभी ये सर PLC कॉइन वगैरह $1-1 लाख लेके गए, 15 दिन के अंदर सर 29,1 लाख। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये तो समझ गया आपने। हाँ, ये पूरा समझ। एक तो ब्लॉकचेन मैंने बता दिया, है ना, कि ब्लॉकचेन क्या है, डाटा स्टोरेज का एक एडवांस मीडियम है जिसको सब यूज़ करना चाहते हैं। बिटकॉइन 2009 में क्यों बना? क्राइसिस की वजह से, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारे पैसे के मालिक हम हो, और वो एक्चुअल में लोगों का, पब्लिक का पैसा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने समझ लिया, है ना,
कि इनपुट हो तो आउटपुट हो, आप जैसा उसके अंदर में फिट कर दोगे वो वैसा होता है। कुछ फर्जी कंपनियां चल रही है ROI के नाम पे, ऑटोमेटिक प्लान के नाम पे या कॉइन के नाम पे, इससे भी बच के रहिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ ये जो कॉइन वाले जो कंपनियां है ना, ये बढ़ती कैसी है। लिक्विडिटी कितने लोग जानते हैं सर? लिक्विडिटी मतलब कि किसी चीज को बेचने में कितना जल्दी आपका पैसा में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ नहीं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी लिक्विडिटी बोलते हैं, है ना। मतलब मैं लिक्विडिटी दूसरे संदर्भ में पूछना चाह रहा था कि किसी कॉइन का प्राइस जो है ना वो कैसे तय होता है। डिमांड और सप्लाई, राइट। नहीं, जब पहली बार कोई लिस्ट होता है ना तो उस समय तो डिमांड और सप्लाई नहीं रहती है। जब पहली बार कॉइन आता है, बाद में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब पहली बार कॉइन बनता है तो उसका रेट कैसे तय होता है नहीं पता। हमने देखा है शिबा इनू 1 पैसे का है, और हमने देखा है कि अभी एक नया जैसे GMT कॉइन आया है मेटावर्स को लेके, है ना, या माना कॉइन या कोई भी XYZ कॉइन। तो एक कॉइन आज ही आता है, उसका प्राइस $5 से शुरू होता है, और एक कॉइन आज ही आता है उसका प्राइस 5 पैसे से शुरू होता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है सर, जैसे मान लो मेरा अपना ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने अपना कॉइन क्रिएट करा, तो अगर 1 करोड़ कॉइन मैंने क्रिएट करे, तो अगर उसके अंदर मैंने 1 करोड़ की लिक्विडिटी डाली, मतलब 1 रुपये बराबर 1 करोड़, है ना। तो मैंने एक्सचेंज के अंदर में जो है ना लिक्विडिटी डालना पड़ता है एक्सचेंज के अंदर में कि मैं 1 करोड़ कॉइन सप्लाई के अंदर ला रहा हूँ, तो बैकेट में जो है ना एक्सचेंज को हमको 1 करोड़ रुपये देना पड़ता है। तो 1 रुपये बराबर 1 करोड़ की सप्लाई, मतलब एक मेरे कॉइन की कीमत 1 रुपये होगी। अगर मैं उसके पीछे जो है 5 करोड़ दे दूँ तो कॉइन की सप्लाई कितनी है मेरी? 1 करोड़। तो और मैं पैसा कितना दे रहा हूँ? 5 करोड़। तो मेरे एक कॉइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, है ना। वो भी है, मतलब एक लिक्विडिटी ये है कि तुरंत कैश आउट कर लो, लेकिन प्राइस ऐसी तय होता है, एनी हाउ उतना मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो कंपनियां क्या करती हैं, जब कोई कॉइन बनाते हैं ना तो वो अपना बैलेंस शीट देखता है कि कितना पैसा लगा के मैं इसकी वैल्यू तय कर सकता हूँ। तो जिस दिन किसी एक्सचेंज के अंदर में वो लिस्ट होता है तो उतना पैसा वो लोग डालते हैं जो एक्सचेंज के अंदर आता है, और एक्सचेंज के अंदर में नहीं आता वो तो कुछ भी अपने मन से प्राइस डाल देता है, ठीक है। तो जैसे एक्सचेंज वाले तो फिर एक बार डाल दिया, उसके बाद अगर डिमांड बढ़ गई तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, डिमांड घट गई तो उसकी कीमत घट जाती है। तो एक जेन्युइन जो लिस्ट होता है एक्सचेंज के अंदर में, उसकी प्राइस ऐसे तय होती है। दूसरा जो प्राइवेट होते हैं वो क्या करते हैं कि उसने जो है ऑटोमेटिक तय कर दिया, क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन बना हुआ है, अब खुद का ही सॉफ्टवेयर है, सब खुद का ही है। उसने बोला हम एक कॉइन को 100 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो उसने कॉइन बनाया है ट्रोन, जैसे मैंने बोला कि है ना, मान लो किसी ने 100 करोड़ कॉइन बनाया, ठीक है, और उसने तय कर दिया कि 100 रुपये से कम नहीं बेचेंगे। तो एक कॉइन कितने का पड़ गया सर, समझिए? 100 रुपये, 1 रुपये है ना। तो सबको वो 100 रुपये में बेच रहा है। तो शुरू में उसने जैसे शुरू में सप्लाई उसने कितनी करी कि 100 करोड़ कॉइन में से 10 करोड़ कॉइन को मार्केट में छोड़ा है, बाकी 90 करोड़ कॉइन उसके पास होल्ड है। रखे हुए हैं। सबने 100 रुपये के भाव में लिया, और जैसे इसका भाव 200 रुपये हुआ तो लोगों को क्या लगता है कि मेरा पैसा डबल हो गया। उसी समय एक्सचेंज क्या करता है, जो जिसने कॉइन बनाया हुआ है अपना जो 90 करोड़ कॉइन है ना, उसमें से 10 करोड़ कॉइन खुद ही बेच देता है। तो प्राइस फिर से कहाँ आ गया? फिर से 100 रुपये। तो जिसने 100 पे लिया उसको नुकसान नहीं है, लेकिन जो 100 से ऊपर लिया था, यस, है ना, वो नुकसान में चल देता है। तो ऐसी बदमाशियाँ होती है ना। प्राइस इसीलिए गिरता है। जो प्राइवेट टोकन होते हैं ना, वो लोग अपने हिसाब से रेट तय कर देते हैं, और जब दिखता है कि मार्केट जा रहा है तो उसके बाद वो अपना जो खुद का कॉइन रहता है, जो उसके बैग में रहता है, उसको मार्केट में पीएलसी को रोज का 24 घंटे में 10 से 12 कोई नहीं बिकता है, खुद ही बेच के उसकी प्राइस को डंप कर देते हैं। तो आम आदमी के पास सिर्फ उसका कॉइन रहता है, उसकी फिर धीरे धीरे के बाद ATC कॉइन, सबको पता है ATC कॉइन कहाँ तक ले गए थे। तो क्या करते हैं कि उसी को खुद ही खरीद के जो है उसका शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, तो खुद ही खरीदते हैं, मतलब जैसे रेट बढ़ाना है ना तो खुद ही खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, और खुद ही बेचते हैं तो प्राइस घट जाता है। तो 2 ब्लॉकचेन मैंने बोले, एक इथेरियम और एक ट्रोन। अच्छा कौन सा है दोनों में? इथेरियम ही होगा। हाँ सर, सस्ता ट्रोन है ना, कि उसमें पैसा भेजने के लिए जो है ना बहुत कम पैसा लगता है। तो उस हिसाब से ज़्यादा डिमांड किसकी होनी चाहिए? ट्रोन की होनी चाहिए, और ट्रोन का है भी डिमांड ज़्यादा।
लेकिन इसके बावजूद दोनों की प्राइस में कितना फ़र्क है मालूम है? ट्रोन अभी $1 $2 के आसपास है, $1 के आसपास है। ट्रोन हाँ $1 नहीं सर, 4-5 रुपए है। अच्छा, हाँ ₹10 के आसपास है, 5 रुपए ही है अभी। हाँ अपन $1 मान ले, आधा डॉलर मान लेते हैं कि ट्रोन कितने का है, आधा डॉलर का है। और इथेरियम कहाँ पहुँच गया है? $3500 में। तो दोनों तो ब्लॉकचेन है, जबकि इथेरियम महंगा है। इसके बाद भी ट्रोन इतना क्यों नहीं बढ़ा? कारण ये है कि ट्रोन का जो मालिक है ना वो है लालची। जैसे इसकी प्राइस जो है अभी ₹10 है ना, ये ₹20 होएगा ना, तो उसके बाद उसने बनाया 1000 करोड़ कॉइन, और उसमें से वो 300 करोड़ को हमेशा अपने पास रखता है। और जैसे ही प्राइस बढ़ता है वो 300 करोड़ कॉइन में से वापस मार्केट में ढकेल देता है और वहाँ से पैसा कमा लेता है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे डाउन हुआ तो वो 300 फिर खरीद के रख देता है सस्ते में। तो उसकी बदमाशी जो है शुरू में लोगों ने नहीं जाना, लेकिन बाद में लोग जान गए। इस वजह से जो है ना छोटे इन्वेस्टर भले जिनको नहीं पता वो फंस जाते हैं, बड़े इन्वेस्टर कभी उसके ऊपर नहीं गए उसकी बदमाशी की वजह से। इसलिए बेहतर होने के बावजूद भी ट्रोन जो है आज भी स्ट्रगल कर रहा है इथेरियम के मुकाबले। नहीं तो ये इथेरियम को पछाड़ के आगे निकल गया था। BNB सबको पता है ना, बाइनेंस के पास कितनी सर्विसेज हैं, तो वो कितना कॉइन निकाल सकता है, जितना चाहे उतनी मर्जी कॉइन निकाल सकता है और वो सब चलेगा। लेकिन उसने आज तक उस बंदे ने इतनी ईमानदारी दिखाई कि एक कॉइन के अलावा दूसरा कॉइन नहीं निकाला है। एक स्टेबल कॉइन है और एक उसका खुद का कॉइन है ना, इस वजह से उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्रिप्टो में भी लोग नए लोग आते हैं तो वो लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे चीटर हैं जो चीट करते हैं, तो आप फिल्टर कर लेते हैं ना कि कौन चीटर कौन अच्छा है। इसमें 3-4 प्रकार करते हैं कि इंट्राडे कॉइन, लॉन्ग टर्म कॉइन, बहुत सारे। हाँ, तो जो चीटर होते हैं वो बहुत जल्दी इंडस्ट्री में कोलैप्स कर जाते हैं, फिर उनका कोई रहता नहीं है ना। लेकिन जो जेन्युइन रहते हैं, ट्रोन के 4 कॉइन है ट्रोन वाले के। सर हमको ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सा कॉइन बैठता है हमारे? सबसे पहले तो जो लोग नए आ रहे हैं ना, तो आप बिटकॉइन ही सबसे पहले खरीदिए, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना बहुत हाई रेट जाने वाला है। आप मतलब ये मैं हर बार बोलता हूँ जैसे जूम मीटिंग में कि ये आम आदमी का कॉइन नहीं है, ये कंट्रियों का कॉइन है। यस, बिटकॉइन जो है ना आम आदमी के पास नहीं रहेगा, ये देशों के पास रहेगा। और जिस देश के पास ज़्यादा बिटकॉइन होगा ना वो देश जो अमीर रहेगा। तो अगर आपने गलती से जो है आपने बिटकॉइन खरीद लिया है ना, तो आप एक देश के बराबर हो सकते हो। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन में आइए, बिटकॉइन से आप प्रॉफिट कमाते हैं, उसके बाद फिर उसको जो आपका प्रॉफिट का जो पैसा है उसको आप धीरे धीरे करके उसको अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज कुछ थोड़ा सा एडिशनल था, है ना। बस थैंक यू। कॉइन टॉप 20 कॉइन मेरे जो फेवरेट है मैं वो बता देता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट करेंगे तो कर लीजिएगा। ऊपर नीचे होता है, जिसमें अपना रोबोट भाई बढ़िया काम करे। वो तो कोई भी हो सकता है सर। कोई भी कर देता है। बिटकॉइन पर मूवमेंट करें तो बिटकॉइन ही बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं बढ़ेगा, बिटकॉइन ही बढ़ेगा तो क्रिप्टो ग्रुप में डाले थे ना, क्रिप्टो ग्रुप में डाले थे वो 18 कॉइन हुई। हाँ जी हाँ जी, देखिए किसी के पास हो तो लिस्ट में खोल देता हूँ।